हेलो नमस्कार सभी यूपीएससी एस्पिरेंट्स और अदर एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स को। मेरा यूट्यूब चैनल ओनली यूपीएससी सिविल एग्ज़ाम 88 बाय धनीलाल सर। इस चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। इससे पहले हमने सिटीजनशिप नागरिकता पढ़ा दी थी, कैसे नागरिकता प्राप्त करते हैं, कैसे नागरिकता से निष्कासित किया जा सकता है और जिस नागरिक को नागरिकता प्राप्त होती है उसको क्या बेनिफिट होता है, वो हमने सभी पढ़ा दिया। और अब आज पढ़ रहे हैं हम एकल नागरिकता। एकल नागरिकता क्या है इसके बारे में बताएंगे और भारतीय लोगों को कौन सी नागरिकता प्राप्त है, एकल नागरिकता प्राप्त है या दोहरी, तो वो आपको कंप्लीट बताएंगे। यद्यपि भारतीय संविधान संघीय है और इसने दोहरी राज पद्धति केंद्र एवं राज्य को अपनाया है, लेकिन इसमें केवल एकल नागरिकता की व्यवस्था की गई है, अर्थात भारतीय नागरिकता मतलब भारत का नागरिक को एक ही नागरिकता प्राप्त है केंद्र की, केंद्र वही राज्य की, दोनों ही एक बात है। तो मतलब एक नागरिकता प्राप्त है, केंद्र की राज्य की अलग अलग नहीं होती, एक भारतीय नागरिक होता है। यहाँ राज्यों के लिए कोई पृथक नागरिकता की व्यवस्था नहीं है। अन्य संघीय राज्यों जैसे अमेरिका एवं स्विट्जरलैंड में दोहरी नागरिकता व्यवस्था को अपनाया गया है। किन किन देशों को अपनाया गया है? अमेरिका और स्विट्जरलैंड में दोहरी नागरिकता व्यवस्था को अपनाया गया है। आगे देखते हैं। अमेरिका में प्रत्येक व्यक्ति ने केवल अमेरिका का नागरिक है वरन उस राज्य विशेष का भी नागरिक है जहाँ वह रहता है। इस तरह उसे दोहरी नागरिकता प्राप्त है और इसी संदर्भ में उसे राष्ट्रीय सरकार एवं राज्य सरकार के दोहरे अधिकार प्राप्त है। उसको कौन कौन से अधिकार प्राप्त है? राष्ट्रीय स्तर के और राज्य सरकार के। यह व्यवस्था भेदभाव की समस्या पैदा कर सकती है, जैसे कि राज्य अपने नागरिकों के प्रति भेदभाव बरत सकता है। यह भेदभाव मताधिकार, सार्वजनिक पदों, व्यवसाय आदि को लेकर हो सकता है। ऐसी समस्या को दूर करने के लिए भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था को अपनाया गया है। भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था को क्यों अपनाया गया है? जैसे भेदभाव, मताधिकार, सार्वजनिक पदों, व्यवसाय आदि को लेकर के इनके मतभेद को रोकने के लिए एकल नागरिकता को भारत ने अपनाया है। भारत में सभी नागरिक को चाहे उनका जन्म कहीं और निवास कहीं हो, पूरे देश में समान नागरिक अधिकार प्राप्त होते हैं। उनके बीच किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जा सकता। हालांकि भेदभाव रहित इस व्यवस्था में कुछ अपवाद भी है। अपवाद देखना में जरूर इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि कभी कभी प्रीलिम्स क्वेश्चन यहाँ से ही फंसाती है। अब देखते हैं अपवाद 1। संसद अनुच्छेद 16 के तहत ऐसी व्यवस्था कर सकती है कि किसी राज्य विशेष में रहने वाले लोगों को कुछ नौकरियों या नियुक्ति में अलग सुविधा मिले। यह सुविधा उस राज्य या केंद्र शासित क्षेत्र के तहत स्थानीय या अन्य प्रशासन के तहत हो सकती है। संसद ने इसी से संबंधित सार्वजनिक रोजगार निवासी के रूप में जरूरत अधिनियम 1957 प्रभावी बनाया। कौन सा? सार्वजनिक रोजगार अधिनियम 1957। ठीक है। भारत सरकार को यह अधिकार दिया गया कि गैर राजपत्रित पदों पर नियुक्ति के लिए आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा के लिए निवास की अनिवार्यता करे। अगर कोई वहाँ का नागरिक है तो उसके लिए उन राज्यों की क्या मूल निवास प्रमाण पत्र होना जरूरी है। जैसे कि यह अधिनियम 1974 में समाप्त हो गया था। उसके बाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को छोड़कर किसी भी राज्य में भी ऐसी व्यवस्था नहीं है। वर्तमान में किन राज्यों में व्यवस्था है? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में यह व्यवस्था है। ठीक है। अगर गैर राजपत्रित पदों पर अगर नियुक्ति के लिए आप अप्लाई करेंगे तो वहाँ का मूल निवासी होना जरूरी है। नेक्स्ट दूसरा अपवाद देखते हैं। संविधान अनुच्छेद 15 किसी भी नागरिक के खिलाफ धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या निवास के आधार पर भेदभाव करने पर प्रतिबंध लगाता है। इसका अभिप्राय है कि निवास के आधार पर राज्य किसी को विशेष सुविधा दे सकता है जो कि संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों के सीमा क्षेत्र में आने वाले मामला न हो। उदाहरण के लिए एक राज्य अपने निवासी के लिए शैक्षणिक शुल्क में छूट दे सकता है आर्टिकल 15 के अकॉर्डिंग। ठीक है। तो वो भी अपवाद नहीं माना जाएगा, अपवाद है। ठीक है। एकल नागरिकता के विरोध। निवास एवं घूमने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के अंतर्गत
अनुसूचित जनजातियों के हित में सुरक्षा का विषय है। दूसरे शब्दों में जनजातीय क्षेत्रों में प्रवेश एवं निवास प्रतिबंधित है। निश्चित रूप से ऐसी व्यवस्था उनकी विशेष संस्कृति, भाषा, रिवाज आदि को बचाने के लिए किया गया है। यही नहीं, यह व्यवस्था उनकी संपत्ति एवं परंपरा को बचाने एवं उनके शोषण के विरुद्ध सुरक्षा कवच है। तो ये भी अपवाद है कि जैसे प्रतिबंधित क्षेत्रों में हम नहीं जा सकते, उनसे जाने के लिए सरकार की अनुमति लेनी होगी, क्योंकि वो विशेष जाति के संरक्षण के लिए, परंपरा को बनाने के लिए, संस्कृति को बनाए रखने के लिए जरूरी है। फिर है जम्मू एवं कश्मीर के मामले में राज्य विधानमंडल को यह शक्ति दी गई कि वह स्थायी निवासियों की व्याख्या करे और राज्य सरकार के तहत रोजगार एवं अधिकार मामले में उन्हें विशेष सुविधा दे। ये सुविधा राज्य में संपत्ति अधिग्रहण, राज्य में निवास और छात्रवृत्ति या अन्य सरकारी व्यवस्था के अनुसार हो सकती है। तो अभी इसे कैंसिल कर दिया गया है, वहाँ पर घूम सकते हैं, लेकिन कुछ अभी भी विशेष स्थानों पर जाने के लिए परमिशन की आवश्यकता है। भारत का संविधान कनाडा की तरह एकल नागरिकता का उपबंध करता है। किसकी तरह करता है? कनाडा की तरह और ब्रिटिश की तरह। एकीकृत अधिकार कुछ मामलों को छोड़कर प्रदान करता है। यह व्यवस्था भाईचारे और लोगों के बीच एकता बनाए रखने के लिए की गई है, ताकि एक शक्तिशाली भारतीय राष्ट्र की स्थापना हो सके। किस लिए की गई है? कि भारत राष्ट्र की स्थापना हो सके और एक शक्तिशाली देश बन सके। तो हमने आज एकल नागरिकता के बारे में पढ़ लिया है। अब आगे पढ़ते हैं आज हम देख रहे हैं तुलना के तत्व। अप्रवासी भारतीय, NRI नॉन रेजिडेंट इंडियन, फिर भारतीय मूल के व्यक्ति पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, फिर विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर, ठीक है। तो ओवरसीज सिटीजन इंडिया, ठीक है। तो आज हम पढ़ रहे हैं NRI, PIO और OCI के बारे में। नॉन रेजिडेंट इंडियन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन और ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, ठीक है, विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर। अब ये समझते हैं ये जो NRI होते हैं वो कौन होते हैं। ये भारतीय नागरिक होते हैं जो साधारणतः भारत के बाहर निवास करता है और जिसके पास भारतीय पासपोर्ट है। NRI कौन होता है? जो भारत का नागरिक होता है लेकिन ये भारत के बाहर निवास करता है कमाने के पर्पज से, जिसके पास भारतीय पासपोर्ट होता है। फिर होता है भारतीय मूल के व्यक्ति, एक व्यक्ति जो अथवा जिसका कोई पूर्वज भारतीय नागरिक है और जो वर्तमान में अन्य देश की नागरिकता राष्ट्रीयता धारण करता है, जिसका वह विदेशी पासपोर्ट धारक है, ठीक है। तो कौन है? PIO, एक व्यक्ति जिसके पूर्वज, दादा दादी, मम्मी पापा जो भारतीय नागरिकता प्राप्त है और वो बाहर रह रहा है और वो विदेशी पासपोर्ट धारक है, उसको भारत की नागरिकता प्राप्त है, तो वो भारतीय मूल के व्यक्ति है, ठीक है। फिर विदेशी भारतीय नागरिक OCI कार्ड होल्डर, एक व्यक्ति जो विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर को नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत, ठीक है, के अंतर्गत निम्नलिखित कोटि के विदेशी नागरिक OCI कार्ड होल्डर के रूप में पंजीकरण के लिए योग्य है, ठीक है। तो समझ लो ये व्यक्ति जो विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर को नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत क्या किया गया है। अब इनको कैसे पंजीकृत के लिए करते हैं OCI में, वो देखते हैं आगे। अब इसमें हम कंप्लीट समझेंगे जो विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर कैसे हो सकते हैं, उसके लिए योग्यता क्या है। जो संविधान लागू होने के समय 26 जनवरी 1950 का या उसके बाद भारतीय नागरिक था, ठीक है। कब था? 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारतीय नागरिक था। फिर ऑप्शन दूसरा है जो 26 जनवरी 1950 को भारत का नागरिक बनने के लिए योग्य था। फिर है तीसरा, वह उस भाग का निवासी था जो 15 अगस्त 1947 को भारत का अंग बन गया। फिर ऑप्शन 4, ऐसे किसी नागरिक पुत्र पुत्री, पौत्र पौत्री, परपौत्र अथवा, ठीक है, जो उपरलिखित व्यक्तियों की नाबालिग संतान है, जो नाबालिग बच्चा है और जिसके माता पिता भारत के नागरिक है अथवा दोनों में से एक भारत का नागरिक है, अथवा फिर है भारत के नागरिक की विदेशी मूल का पति पत्नी अथवा विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर का विदेशी मूल का
पति पत्नी जिसके नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण हुआ है और यह विवाह आवेदन की प्रस्तुति के तुरंत पहले से लगातार कम से कम वर्ष तक चला हो। हर व्यक्तियों को ऑनलाइन आवेदन देना होगा उस समय तक जब कि ऑनलाइन भुगतान सुविधा आरंभ होती है। निम्नलिखित निर्देशों का पालन किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें यह बता रहा कि OCI बनने के लिए क्या योग होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति जिनका जो 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारतीय नागरिक थे, या फिर 26 जनवरी 1950 को भारतीय नागरिक बनने के लिए योग्य थे, या फिर उनके किसी माता पिता या पुत्र पुत्री हो, ठीक है, या फिर नाबालिग बच्चा हो जिसके माता पिता भारत के नागरिक थे, दोनों में से एक थे, ठीक है, फिर भारतीय के नागरिक की विदेशी मूल की पत्नी हो और उनको किसी में से 1955 के तहत पंजीकरण हुआ हो तो वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अब नागरिकता कैसे प्राप्त होती है इनको, ठीक है, अब देखेंगे हम प्राप्ति कैसे होती है। ठीक है, तो इसमें हर व्यक्तियों को ऑनलाइन आवेदन देना होगा उस समय तक जब तक कि ऑनलाइन भुगतान सुविधा प्रारंभ हो गई। निम्नलिखित निर्देशों को पालन करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, आपने OCI को ध्यान रखना। ठीक है, अब क्या लाभ प्राप्त होंगे NRI को, PIO को, OCI को। सभी लाभ जो भारतीय नागरिक को उपलब्ध है, जैसा कि भारत सरकार समय समय पर अधिसूचना सूचना जारी करती है, वो NRI को उपलब्ध होंगे। और PIO को पर्सन, जो कौन सा पर्सन, जिसकी उत्पत्ति भारत में हुई हो, ठीक है, भारतीय मूल का व्यक्ति, उसको कोई विशेष लाभ नहीं होगा। OCI धारक को वह प्रविष्टि वाला आजीवन वीज़ा भारत आने के लिए चाहे तो किसी भी उद्देश्य से, हालांकि OCI कार्ड होल्डर को भारत में शोध कार्य के लिए विशेष अनुमति देनी होगी, जिसके लिए वे इंडिया मिशन पोस्ट FRRO को आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। एक RRO फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर अथवा FRRO के साथ पंजीयन से छूट भारत में कितने भी लंबे ठहराव के लिए है। अप्रवासी भारतीय के अलावा आर्थिक, वित्तीय तथा शैक्षणिक क्षेत्र में उपलब्ध हर सुविधा में बराबरी होगी, लेकिन कृषि अथवा बागान परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के मामलों को छोड़कर। ठीक है, इनको जो OCI है, इनको कृषि के मामले में और बागान परिसंपत्तियों के मामले में क्या छूट प्राप्त नहीं है। ठीक है, इंपॉर्टेंट लाइन है, क्या उसे भारत आने के लिए वीज़ा की आवश्यकता है, तो NRI को नहीं चाहिए और भारतीय मूल व्यक्ति को ज़रूरत होती है वीज़ा की। फिर जीवन भर बिना वीज़ा भारत आ सकता है। ठीक है, कौन, OCI, लेकिन कुछ शर्त है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। फिर आगे देखते हैं, क्या भारत में स्थानीय पुलिस अधिकारियों के साथ निबंधित होने की आवश्यकता है, तो NRI को नहीं होती है। और भारतीय मूल के व्यक्ति को हाँ, यदि ठहरने की अवधि 180 दिन से अधिक है तो उसको क्या पुलिस अधिकारियों के साथ निबंधित होने की आवश्यकता है, उनको लिखना पड़ेगा। OCI को भी जरूरत नहीं होती है। ठीक है, पुलिस अधिकारियों के साथ बताने की। ठीक है, भारत में कौन सी गतिविधियां शुरू की जा सकती है, सभी गतिविधियां NRI जो भारतीय नागरिक करता है। और जो भारतीय मूल के व्यक्ति वीज़ा की प्रकार के अनुसार गतिविधियां, फिर है OCI को सभी गतिविधियां, लेकिन किसको, शोध कार्यों को छोड़कर, जिसके लिए भारतीय मिशन पोस्ट FRRO से विशेष अनुमति की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब फिर कोई व्यक्ति जो भारतीय नागरिकता कैसे प्राप्त कर सकता है, तो इसमें NRI तो पहले से भारतीय नागरिक है। फिर भारतीय मूल का व्यक्ति नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार उसे पंजीकरण आवेदन करने की तिथि से 7 वर्ष पूर्व तक साधारणतः भारत में निवास होना चाहिए, जब भी जाकर वो भारत का नागरिक बन सकता है। इसमें नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार कोई व्यक्ति यदि ICI कार्ड होल्डर के रूप में 5 वर्ष के लिए पंजीकृत रहता है और जो नागरिकता पंजीकरण आवेदन के पहले लगातार 12 माह तक साधारणतः भारत में निवास करता है, तो उसे भी नागरिकता प्राप्त हो सकती है। तो आज हमने NRI भारतीय मूल के व्यक्ति
और उस OCI कार्ड होल्डर के बारे में डिफरेंस देख लिया है। अब हम आगे पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, फंडामेंटल राइट्स। तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।